चलिए दोस्तों, आगे एक नई वीडियो लेकर आपके लिए जीपी क्लासेस में। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, ये पढ़ाया था हमने आपको ये टॉपिक। ठीक है बच्चों, ये वाला। अब बात करते हैं हम। इसमें मैंने बताया था कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ हैं। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो चालन, संवहन और विकिरण। तो इन तीनों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, पहला चालन देख लेते हैं। चालन क्या है? प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। चालन में पदार्थ के अणु अपनी ऊष्मा पास वाले अणु को दे देते हैं। चालन में पदार्थ के अणु अपनी ऊष्मा पास वाले अणु को दे देते हैं। पुनः ये अणु अपनी ऊष्मा का स्थानांतरण पड़ोसी अणुओं को करते हैं। किसको करते हैं? पड़ोसी अणुओं को करते हैं। इस प्रकार ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। इस प्रकार ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। दोस्तों, चालन विधि आपको समझ में आई होगी। चालन विधि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अगली बात कर लेते हैं हम संवहन। तो संवहन क्या होता है? संवहन, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा। बात करते हैं दोस्तों विकिरण की। तो विकिरण ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के होता है। विकिरण जो होता है उसमें ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के होता है, कोई माध्यम नहीं। अगली बात कर लेते हैं बच्चों सुचालक। सुचालक क्या है? तो सुचालक की बात करें, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक आसानी से हो जाता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जल आदि। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। हम आगे बात कर लेते हैं हम आपकी कुचालक की। तो कुचालक दोस्तों क्या होता है? कुचालक की बात करें तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, कागज आदि। अवस्था परिवर्तन। अब अवस्था परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा देकर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बर्फ ठोस है, इसे गर्म करने पर द्रव मिलता है। अब द्रव को गर्म करने पर वाष्प गैस बन जाती है। ऐसे ही दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा। आगे आप देख पा रहे हैं, इस जल वाष्प को ठंडा करने पर जल फिर बर्फ में बदल जाता है। जब उसको ठंडा करेंगे तो जल फिर से बर्फ में बदल जाए। जल वाष्प को ठंडा करने पर जल बन गया, द्रव बन गया। उसके बाद उसको और ठंडा किया तो फिर बर्फ बन गई। तो यही हमारी विधि होती है। आगे बात करते हैं, अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप नियत रहता है। क्या रहता है? पदार्थ का ताप नियत रहता है। बात करते हैं दोस्तों गलनांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में बदलता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सभी बच्चे जानते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैस अवस्था में बदलता है, वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। वह ताप क्या कहलाता है? उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये दे रखा है दोस्तों, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मीय प्रसार। अब ऊष्मीय प्रसार क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में वृद्धि होती है। इसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। लंबाई में वृद्धि का मापन रेखीय प्रसार गुणांक ए द्वारा, क्षेत्रफल में वृद्धि का मापन क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा द्वारा तथा आयतन में वृद्धि का मापन आयत प्रसार गुणांक बाई द्वारा किया जाता है। अब इनका एक रेशियो निकल के आता है दोस्तों। इसको हम ए नहीं बोलेंगे, अल्फा कह देंगे। तो रेशियो क्या निकल के आता है दोस्तों? रेशियो निकल के आता है अल्फा अनुपात बीटा अनुपात वाई बराबर 1:2:3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये निकल के आ रहा है हमारे पास। बात करें बीटा बराबर 2 अल्फा आएगा और बाई बराबर आएगा, गामा बोलेंगे, बाई नहीं बोलेंगे, गामा बराबर आएगा 3 अल्फा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम अपने पे आगे। अगला टॉपिक है आपका जल का
असामान्य प्रसार। तो जल का असामान्य प्रसार दोस्तों बात कर लेते हैं। जल का असामान्य प्रसार। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का आयतन घटता है। क्या होता है? जल का आयतन घटता है। अगर जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक गर्म करने पर उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? आयतन क्या होता है? घटता है। तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो आयतन घटता है। 4 डिग्री के बाद और ज़्यादा गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? आयतन बढ़ता है। अतः 4 डिग्री पर बल का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। अब संघनन क्या होता है? संघनन देख लीजिए। संघनन होता है निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। मतलब किसी निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदल जाना ही संघनन कहलाता है। अब बात करेंगे हम हिमांक की। हिमांक क्या है? तो हिमांक की बात करें दोस्तों, हिमांक की बात करते हैं हम। हिमांक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। और इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। इस निश्चित ताप को क्या कहते हैं? द्रव का हिमांक कहते हैं। प्राय गलनांक व हिमांक बराबर ताप पर होते हैं। गलनांक व हिमांक बराबर ताप पर होते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। आगे इसके भौतिक देख लेते हैं हम। बाकी आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? इंपॉर्टेंट। तो इसकी अच्छे से तैयारी करें। चलिए इसके कुछ भौतिक देख लेते हैं। जैसे दे रखा है, पानी का घनत्व अधिकतम व आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? अभी पढ़ाया है पीछे, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है किसके बराबर होता है? 273 केल्विन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामान्यतया मनुष्य के शरीर का ताप होता है, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है कौन सी है? जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ये विशिष्ट ऊष्मा की प्रति इकाई है। चलिए बात करते हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जैसा कि आपको ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। ये रहा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप कब होता है? तो देखो ऑप्शन ए सही है। कह रहा है इसमें परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिलीमीटर पानी का द्रव्यमान निम्नलिखित होता है। क्या होता है पूछा? तो ये 1 ग्राम होगा। क्या होगा दोस्तों? 1 ग्राम। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन 1 कैलोरी के बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। 4.2 जूल ये 1 कैलोरी के बराबर होता है दोस्तों। बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठोस में ऊष्मा संचरण होता है। ठोस में ऊष्मा संचरण कैसे होता है? तो भाई चालन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? चालन विधि। अभी बताया था आपको पीछे मैंने। चालन विधि द्वारा ठोस में ऊष्मा संचरण होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी पदार्थ से प्राप्त ऊष्मा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? भाई द्रव्यमान पर, तापांतर पर, विशिष्ट ऊष्मा पर, प्रयुक्त सभी पर निर्भर करती है दोस्तों। किस पर? सभी पर निर्भर करेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाकी आपके पीछे के पार्ट की लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। आप अच्छे से पढ़िए, जोर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।